ग्लाइकोलिसिस। अब आ जाओ यहाँ पे बेटा, सारे के सारे ध्यान से ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज आल्सो कॉल्ड ईएमपी पाथवे। भाई ईएमपी पाथवे क्यों? क्योंकि इसको जो डिस्कवर किया था वो 3 साइंटिस्ट ने किया था, दैट वाज एम्बेडन, मेयरहोफ और पार्नस। ये 3 आपके साइंटिस्ट थे जिनके कंट्रीब्यूशन से आपको ग्लाइकोलिसिस के बारे में पता चला था। इन्हीं के नाम पर ही इसको हमने क्या कहा? ईएमपी पाथवे, दैट इज एम्बेडन, मेयरहोफ एंड पार्नस, जिन्होंने ये दी थी। ग्लाइकोलिसिस में था क्या? ग्लाइकोलिसिस में आपने देखा था कि भाई आपका ग्लूकोज था। ग्लूकोज आप सभी को पता है अब 6 कार्बन का होता है। इसका फॉर्मूला था C6H12O6, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें 6 कार्बन थे। ग्लाइकोलिसिस की वजह से आपको क्या देखने को मिलता था? एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो है वो कितने मॉलिक्यूल का है? 3 कार्बन का है। इट्स अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो भाई बैलेंस करने के लिए पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? सिंगल ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनेंगे। इज इट क्लियर? आराधना, शिल्पा, आशीष, वर्षा, समीक्षा, रितिका, प्रभजोत, अंकिता, should I repeat it again? Yes sir, repeat. ओके बेटा, आई जस्ट सेड ओनली वन थिंग कि बेटा यहाँ तुम्हारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल दिखाए मैंने? सिंगल मॉलिक्यूल। देयर इज ओनली अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, आपका ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल। और इससे आपको कितने मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे? पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हुए दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज आपका 6 कार्बन का था। बैलेंस करने के लिए आपका पायरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है, तो 2 मॉलिक्यूल बनाता है। अब क्लियर बात? डन? Yes sir. ओके आशीष बेटा, इज इट क्लियर ना सभी को कि भाई आपका ग्लूकोज था 6 कार्बन का मॉलिक्यूल। ठीक है, और इसका जब ग्लाइकोलिसिस हुई तो अल्टीमेटली आपको देखने को मिला पायरुविक एसिड। ठीक है, पायरुविक एसिड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। ठीक है, ये आपका सिंगल मॉलिक्यूल था। और पायरुविक एसिड आपके कितने थे? 3 कार्बन के मॉलिक्यूल थे। ठीक है, दैट इज ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल। तो इसलिए आपके 2 पायरुविक एसिड बनते हैं सिंगल ग्लूकोज से। ये कैलकुलेशंस याद रखनी है आपको, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, तो आपका सिंगल ग्लूकोज से आपको कितने पायरुविक एसिड देखने को मिलते हैं? 2 पायरुविक एसिड देखने को मिलते हैं, दैट इज 3 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं, दैट्स व्हाई। अब जब एक बार पायरुविक एसिड बन जाता है बच्चों, तो पायरुविक एसिड एक 4 वे का काम करता है। इट विल एक्ट एज अ 4 वे। चौराहा होता है ना कि जहां से आपके अलग अलग रास्ते जा रहे होते हैं, तो पायरुविक एसिड भी सेम ऐसे ही काम कर रहा है। यहां से कुछ भी हो सकता है, यहां से कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होने का मतलब यह है कि भाई आपका पायरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन नहीं है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, यूनिसेलुलर की बात कर रहा हूं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कोई शो कर रहा है लिविंग, तो देन वो क्या शो करेगा? आपका फर्मेंटेशन शो करेगा। फर्मेंटेशन में फिर क्या हो जाएगा? फर्मेंटेशन में वो बनाएगा इथेनॉल, दैट इज इथाइल अल्कोहल। ठीक है, दैट विल फॉर्म इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल। और इथाइल अल्कोहल के बारे में शायद आपने पढ़ा हो फंजाई में, कि फंजाई का यूज हम फर्मेंटेशन में करते थे। याद आई ये वाली बात? जो फंजाई होती है स्पेशली ईस्ट, आपकी ईस्ट जो होती है, उसका यूज हम लोग अल्कोहल फर्मेंटेशन में करते हैं। इथेनॉल आ रहा है, ऑल वर्ड आ रहा है, केमिस्ट्री इतना तो आप सभी समझते हैं कि ये आपका अल्कोहल है। तो यहाँ पे इस अल्कोहल को बनाने के लिए आपका कौन यूज हो रहा है? ईस्ट का यूज हो रहा है। ठीक है, दैट इज, बात समझ में आई? Yes sir. बाकी बच्चों को ये वाली बात क्लियर बेटा? शिल्पा, इज इट क्लियर टू यू? प्रभजोत? ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ पे आपने पहली चीज क्या देखी? पहली चीज आपने देखी यहाँ पे, ठीक है समीक्षा, ओके बच्चों, ओके प्रभजोत। यहाँ आपने पहली चीज देखी कि भाई अगर आपका ऑक्सीजन नहीं है तो आपका फर्मेंटेशन कोई भी लिविंग करेगा, यूनिसेलुलर जो है। ठीक है, जैसे कि आपने यूनिसेलुलर में एग्जांपल देखा, ईस्ट। ईस्ट इकलौता ऐसा फंजाई है जो यूनिसेलुलर होता है। ये चीज हम पहले भी देख चुके थे, एनिमल किंगडम में मैंने बताया था कि आपको कि आपके सारे किंगडम जो थे उनमें एक्सेप्शंस थे, इकलौते एनिमल किंगडम को छोड़ के जहाँ सारे मल्टी सेलुलर थे। बाकी प्लांट्स के अंदर भी आपको यूनिसेलुलर देखने को मिलते हैं,
आपका क्लोरेला, स्पाइरुलिना, ये यूनिसेलुलर प्लांट्स हैं, एल्गी में आते थे। आपने ईस्ट फंजाई में देखा, ईस्ट है, आपके प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर थे, और आपके मोनेरा तो यूनिसेलुलर थे ही थे। तो यहाँ पे बेटा आपका पहली कंडीशन हो गई कि आपका फर्मेंटेशन हुआ, और ईस्ट ने क्या बनाया, अल्कोहल, दैट इज इथेनॉल। इन्हीं को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। एंड देन उसके बाद दूसरी कंडीशन ये कि भाई अगर आपकी ऑक्सीजन नहीं है तो लैक्टिक एसिड भी बन सकता है। लैक्टिक एसिड बनाने का काम कौन करेगा, आपका लैब, जो आपके कर्ड में प्रेजेंट होता है। लैब का मतलब लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैब जो होता है दैट मींस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसे आप कहते हो। और ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का नाम, रियल नेम क्या था, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, ये इंपॉर्टेंट है, आई होप सो आपको ये नाम पता होगा पहले से ही। लैक्टोबैसिलस नीट का क्वेश्चन है, पूछा जाता है कर्ड में आपका कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, तो दैट इज लैक्टोबैसिलस। इसको मार्क कर लेना, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, दैट इज कि आपका लैक्टोबैसिलस दैट इज प्रेजेंट इन कर्ड। तो ये लैक्टिक एसिड बनाता है एक। तो दूसरी तरफ आपका बॉडी के अंदर भी आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड बनते हैं। आप लोगों ने 10th क्लास में जब पढ़ा होगा तो वहां पे आपने देखा होगा कि आपका लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता था आपके मसल्स में। जब आप बहुत तेज रनिंग करते हो तो लैक्टिक एसिड बन जाता है कभी कभी, एंड उस वजह से मस्कुलर क्रैम्प आ जाते थे। तो दैट इज लैक्टिक एसिड आपको अपनी बॉडी के अंदर भी बनते हुए देखने को मिलता है। तो ये चीज क्या हुई बेटा, ये तब हुआ जब ऑक्सीजन नहीं थी। पायरुविक एसिड से क्या बन गया आपका, या तो इथेनॉल बन गया या लैक्टिक एसिड बन गया, डिपेंडिंग अपॉन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, कि आपका ये दोनों में से कोई एक एंड प्रोडक्ट बनेगा पायरुविक एसिड से। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब उस केस में बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, दैट विल फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम ए। ओके, इस एसिटाइल कोएंजाइम ए में ये जो वर्ड है कोएंजाइम ए, ये क्या होते हैं, ये आपके कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, कुछ ऐसे आपके सब्सटेंस होते हैं जो आपके जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं या किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके उसको एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, लाइक अ की, जैसे गाड़ी को चालू करना हो तो भाई आपको उसमें की डालनी पड़ेगी, गाड़ी को चाबी को घुमाना पड़ेगा तब गाड़ी चालू होगी। तो कोएंजाइम्स ए भी सेम ऐसे ही काम करते हैं कि किसी दूसरे इनएक्टिव सब्सटेंस को अगर एक्टिवेट करना है तो उसके संग कोएंजाइम को ऐड कर दीजिए, वो एक्टिवेट हो जाएगा, अपना काम स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे जो ये कोएंजाइम ए है, CoA, दैट इज कॉल्ड कोएंजाइम ए। इसको आप कोएंजाइम ए बोलते हैं। ठीक है, इसको बनाने का काम कौन करता है, इसको आपको बनाने का काम करता है विटामिन B5। विटामिन B5 का दूसरा नाम है पैंटोथेनिक एसिड, दैट इज अनदर नेम ऑफ विटामिन B5। विटामिन B5 आपका कोएंजाइम ए बनाता है, और ये कोएंजाइम ए आपका एसिटाइल के साथ मिलकर एक दूसरा सब्सटेंस बना देता है, दैट इज कॉल्ड एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो आपका क्रैब साइकिल के अंदर जाता है और क्रैब साइकिल में जाके एनर्जी का प्रोडक्शन करवाता है। इज इट क्लियर, बात समझ में आई या फिर से रिपीट करूं? सर आई समझ में। बाकी बच्चों को ये वाली बात समझ में आई? रितिका, आर यू गेटिंग द पॉइंट, समझ में आ रहे हैं बात सारी? ठीक है समीक्षा, ठीक है जनाब, यस ओके। शिल्पा, वर्षा, ओके बेटा। आशीष बेटा, अंकिता, यस सर। ठीक है। ये सिर्फ मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, है ना? ओके बच्चों, ये सिर्फ ओवरव्यू है, ये चीज समझ जाओगे तो फिर डिटेलिंग आराम से समझ में आएगी। ठीक है, आपको पता रहेगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो पहले तो हमने देख लिया ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, जो सभी में बना, आपके माइक्रोब्स में भी और आप प्लांट्स में भी, सब में। फिर यहाँ से आपका अलग अलग पाथवे हो गए पायरुविक एसिड से। ठीक है, या तो आपका ऑक्सीजन नहीं थी तो आपने देखा अल्कोहल फर्मेंटेशन हुआ या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हुआ। अगर ऑक्सीजन थी तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा ही बनेगा, एंड देन इसके बाद आपका क्रैब साइकिल चालू हो जाएगी, और क्रैब साइकिल के बाद फिर आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चालू हो जाएगा। तो ये चीज आपने देखी। बाकी ये चीज आपको समझ में आई रही है कि यहाँ पे 2 ATP हैं, तो मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP बनते थे, दैट इज। तो यहाँ पे बेटा फिर ये जो पॉइंट मैंने लिखाया है, जो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, पायरुविक एसिड इज अ फॉर्क इन द मेटाबॉलिक रोड ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
इस लाइन का मतलब बस यही है जो मैंने आपको समझाया। पायरुविक एसिड क्या है, एक फोक की तरह काम कर रहा है। इट विल एक्ट एज अ फोक, जैसे आपका फोक होता है ना, जो कांटा होता है जिससे हम चीजों खा रहे होते हैं, दैट इज। उसमें आपने देखा है 3 अलग 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 थोड़ा से पॉइंटेड पार्ट्स होते हैं। तो सेम वही चीज आपका पायरुविक एसिड कर रहा है कि यहाँ से अलग अलग पाथवे निकल रहे हैं, जिसको मैंने कहा 4 वे है ये। यहाँ से भाई अलग अलग पाथवे निकल जाएंगे। तो ये वही चीज यहाँ पे लिखवाई है कि आपका जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट क्या, कार्बोहाइड्रेट का मतलब यहाँ ग्लूकोज से है, कि भाई जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो आपका पायरुविक एसिड बनेगा, और पायरुविक एसिड से फिर आपके अलग 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 पाथवे चालू हो सकते हैं। डन मेरे बच्चों, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यस सर, क्लियर। क्लियर, चलो वेरी गुड। बाकी बच्चे क्लियर? यस सर। ऑल क्लियर तो नहीं हो गई ना कोई? ओके कोई ऑल क्लियर तो नहीं है ना, बस कि ऑल क्लियर हो गया वो सारा का सारा बस निकल गया दिमाग से? ओके क्लियर होना, ऑल क्लियर मत होना बस। अब आ जाओ, देखो इस चीज को जो मैंने कल आप लोगों को समझाया था ना कि आपका ग्लाइकोलिसिस आपको पढ़नी होती है, ग्लाइकोलिसिस के बाद आपकी क्रैब साइकिल स्टार्ट हो जाती थी, और क्रैब साइकिल के बाद आपका ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता था वो स्टार्ट होता था, जहां मैंने बताया था कि ग्लाइकोलिसिस आपकी साइटोप्लाज्म में हो रही है, जबकि आपका क्रैब साइकिल और आपका दूसरा दैट इज ईटीएस माइटोकॉन्ड्रिया में होता था। ठीक है, उसी चीज को यहाँ बच्चों डायग्राम में समझाया गया। मैं इसको समझा देता हूँ यहाँ पे फिर से। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल दीज पॉइंट्स नाउ, तो प्लीज केयरफुली आप ध्यान से समझ। देखो बेटा, यहाँ पे आपका ये सबसे पहले ग्लूकोज दिखाया, ठीक है, जो आपका डाइजेशन के बाद आपको मिला। आपने खाना खाया, उसमें डाइजेशन के बाद आपको कंप्लीटली ग्लूकोज मिल गया, जिसकी जरूरत थी आपको। ये ग्लूकोज से आपका पायरुवेट बना, दैट इज पायरुविक एसिड। ठीक है, ग्लूकोज कितने कार्बन का था? 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, और पायरुवेट जो बना वो बना 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन के कितने पायरुवेट मॉलिक्यूल बने? 2 मॉलिक्यूल बने। ठीक है, ग्लूकोज का कितना मॉलिक्यूल था? सिंगल मॉलिक्यूल था। इस प्रोसेस को आपने कहा ग्लाइकोलिसिस। इस ग्लाइकोलिसिस में आपको क्या मिला? इस ग्लाइकोलिसिस में आपको एटीपी देखने को मिली, और ये ग्लाइकोलिसिस आपको कहाँ देखने को मिल रही है? साइटोसोल यानी आपके साइटोप्लाज्म में। ये येलो कलर का जो पार्ट है दिस इज साइटोप्लाज्म, साइटोसोल है जहां ये आपने देखी। अब यहाँ पे बेटा आपका पायरुविक एसिड जब बना, पायरुविक एसिड कहाँ मूव कर गया? आपका दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ आ गया? सबसे पहले दैट इज मैट्रिक्स में आ गया। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपका ये सिट्रिक एसिड साइकिल स्टार्ट हो गई। सिट्रिक एसिड साइकिल बोले तो क्रैब साइकिल। ठीक है, ये स्टार्ट हो चुकी है। सिट्रिक एसिड कोई नई चीज नहीं, आपकी क्रैब साइकिल ही है। दिस इज ऑल्सो योर क्रैब साइकिल। सिट्रिक एसिड को ही हम क्या बोल रहे हैं? क्रैब साइकिल। दिस इज योर क्रैब्स साइकिल। ठीक है, ये क्रैब साइकिल आपकी यहाँ पे स्टार्ट। ठीक है, कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ये कल मैंने आपको बताई थी। अब देन इसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे बच्चों आप लोग देखोगे सिट्रिक एसिड से आपका NADH निकल रहा है, और एक मॉलिक्यूल है FADH, और एक निकल रहा है ATP। यहाँ पे मेरा एक का मतलब एक से मत लेना, यहाँ डायग्राम में जो दिखा रखा है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मॉलिक्यूल ज्यादा निकलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका NADH निकला, FADH2 निकला, और ATP यानी एनर्जी की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, आपका ग्लाइकोलिसिस में भी आपको ATP देखने को मिला। ठीक है, और यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में NADH भी देखने को मिला। अब ये NADH क्या है और FADH क्या है, इसको थोड़ा सा समझना। ये हैं आपके चेक। ये मैंने बता रखा है NADH और FADH2 आपके चेक होते हैं। शायद ये चीज मैंने पहले भी डिस्कस की थी क्या? आराधना, शिल्पा, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि अविनाश जब था क्लास में तो हमने ये शायद चीज डिस्कस की थी। किसी और क्लास टॉपिक के अंदर पढ़े थे हम ये चीज, जहां मैंने थोड़ा बहुत समझाया था। मैंने कहा था कि आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता था दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसे आप कहते हो, जिसे आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हो। ठीक है, तो ये आपका एक बैंक का काम करता था, और आपके NADH FADH जो होते थे चेक का काम करते थे। एक NADH मॉलिक्यूल से आपको 3 ATP मिलते हैं, और एक FADH2 से 2 ATP मिलते थे। ओके, और सिट्रिक एसिड साइकिल में या ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्टली ATP भी बनते थे। ये वाली बात समझ में आई कुछ? फिर से रिपीट करूं अदरवाइज? यस सर, रिपीट 1 सेकेंड।
ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखो ग्लाइकोलिसिस तो आप समझ गए, ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ, ग्लूकोज से पायरुवेट एसिड बना और साथ में आपका एटीपी बना और एनएडीएच बना, दैट इज ये एनएडीएच आपका ग्लाइकोलिसिस में बन रहा था। यहाँ पे जो ये एटीपी बने बच्चों, ये एटीपी थे आपके दो एटीपी मॉलिक्यूल बन रहे हैं। अच्छा, ये जो एटीपी दिखा रहे हैं ना बेटा, ये वो एटीपी हैं जो आपकी बॉडी डायरेक्टली यूज कर सकती है। इन्हें आप सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। चलो अभी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन को रहने दो, आप इतना समझो इजी लैंग्वेज में कि ये वो एटीपी बने जो आपकी बॉडी डायरेक्टली यूज करेगी, ठीक है। और साथ में ये एनएडीएच और एफएडीएच2 जो बन रहे हैं, ये आगे चल के इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर यानी ईटीएस के अंदर जाके एटीपी की फॉर्मेशन करेंगे। अब ये डायरेक्टली एटीपी कैसे यूज करेंगे, इसको एग्जांपल से समझना। आपके पास थे 100 रुपीज, 100 रुपए थे, आप गए भाई शॉप पे कुछ खाने पीने के लिए। आपने उस बंदे को, आपके पास 100 रुपए थे, चलो आपने अपने मन का कोई भी चीज थी 100 रुपए की खा ली, आपने उसको 100 रुपए पकड़ाए, आपने पेमेंट कर दिया, डन। और आपकी पॉकेट में एक तरफ रखा हुआ था 1000 रुपए का चेक, ठीक है बच्चों। एक है 1000 रुपए का चेक आपके पास और एक है 100 रुपए आपके पास। आप दुकान में गए, दुकान में आपने कुछ खाने का ऑर्डर किया, खाना ऑर्डर करने के बाद जब आप उसको पेमेंट करोगे तो बेटा आप उसे क्या दोगे, चेक दोगे 1000 रुपए का या उसे 100 रुपए दोगे? सर 100 रुपये का नोट। हम नोट देंगे, कैश देंगे सीधा सीधा हमारे पास जो होता। तो ये एटीपी वही है बेटा, ये एटीपी कैश है, राइट जनाब बेटा, ठीक है। ये एटीपी क्या है, आपकी वही कैश है, कैश की तरह है, ये करेंसी है आपकी। आप पहले जानते थे एटीपी इज अ एनर्जी करेंसी, तो ये वो करेंसी है, ये वो कैश है जो आपकी बॉडी डायरेक्टली यूज करेगी। और ये वो एनएडीएच और एफएडीएच2 वो चेक हैं जो डायरेक्टली यूज नहीं हो सकते। ये क्लियर होने के लिए कहाँ जाएंगे, बैंक के अंदर जाएंगे। आपके पास अगर 1000 रुपए का चेक है, आपको उसको क्लियर कराना है तो आप बैंक के अंदर जाओगे, उसे लेकर बैंक में सबमिट करोगे, फिर आपके अकाउंट में वो रुपए आएंगे, ठीक है, जितने का भी अमाउंट था। यही चीज सेम यहाँ है, एनएडीएच और एफएडीएच2 जो बन रहे हैं आपके ग्लाइकोलिसिस और आपके सिट्रिक एसिड साइकिल में, ये डायरेक्टली एटीपी नहीं देंगे, ये कहाँ जाएंगे, आपके ईटीएस यानी इस बैंक के अंदर। इस बैंक के अंदर जाने के बाद फिर यहाँ से आपको बहुत सारी एनर्जी देखने को मिलती है। आपके 36 या 38 एटीपी जो बनते हैं बेटा, उसमें से ज्यादातर एटीपी आपको ईटीएस में बनते हुए देखने को मिलेंगे। जब इस टॉपिक को मैं आगे बताऊंगा तब ज्यादातर एटीपी जो बनेंगे आपके, मोस्टली एटीपी वो इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में बनेंगे, ना कि सिट्रिक एसिड और ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में तो आपके केवल 2 ही एटीपी बने जो आपकी बॉडी डायरेक्टली यूज कर सकती थी, ठीक है। इसी तरह सिट्रिक एसिड में भी आपके 2 ही एटीपी बनते हैं, 2 या 4, जो डायरेक्टली यूज हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बनते। बचे हुए जितने एटीपी हैं वो बच्चों सारे के सारे आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ही देखने को मिलते हैं। अब समझ में आई बात? आराधना, आशीष, वर्षा, शिल्पा, रितिका, प्रभजोत, सभी को क्लियर वाली बात? यस जनक? सर, क्लियर। अगर अभी भी कोई डाउट है बेटा मुझसे पूछ सकते हो, ओके, यू कैन आस्क मी अगेन, कोई इशू नहीं है मुझे उसमें, क्योंकि ये चीजें समझने वाली हैं, डाउट में मत बैठना। ओके समीक्षा, ओके प्रभजोत, ओके जनक, शिल्पा, इज इट क्लियर टू यू? ओके ठीक है। अंकिता, आशीष, लेट मी नो, ऐसा है बेटा, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है बच्चों, ओके। रितिका बेटा क्लियर ना? यस सर। डन। तो अब आप इसी चीजों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अब आपने ग्लाइकोलिसिस देखी कहाँ हुई, आपके साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म में हुई, और देन उसके बाद आपका यहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल हुई जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। देन उसके बाद आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी आपका ईटीएस जो है वो भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। अब मैं आपसे एक चीज और बता रहा हूँ, यहीं पे समझा रहा हूँ, फिर हम इस टॉपिक को आगे बढ़ेंगे, हम इस चीज को आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना। देखो मैं बोल रहा हूं आपके 36 या 38 एटीपी आपको देखने को मिलते हैं नॉर्मली। ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से समझना, आपके यहाँ पे कितने बनेंगे, या तो 36 एटीपी देखने को मिलते हैं या 38 एटीपी। ऐसा क्यों होता है भाई कि 36 या 38 एटीपी देखने को मिल रहे हैं? तो बेटा ये इसके ऊपर डिपेंड है। ये जो NADH आया ना, कौन सा NADH, जो आपका ग्लाइकोलिसिस में बना,
ये NADH बेटा ग्लाइकोलिसिस में बना था, तो कहाँ बन रहा था? इस साइटोसोल के अंदर ही तो बना था कि नहीं बना था? है कि नहीं? ये जो ग्लाइकोलिसिस हो रही है आपकी कहाँ हो रही है? Yes, sir. साइटोसोल में हो रही है, राइट बच्चों? तो ये NADH भी जो बन रहा है, ये ATP जो बन रहे हैं ये वाले, और ये जो NADH बन रहा है ये साइटोसोल में बन रहा है, साइटोप्लाज्म में, है ना? दोनों एक ही हैं। तो ये भाई आपका NADH साइटोप्लाज्म से चलता हुआ आएगा और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दैट विल एंटर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। और फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, बताया था ना ETS कहाँ होता था आपका? दैट इज आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में देखने को मिलता था। तो बेटा ये जो आपका ETS था, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रहा था। एक मिनट बेटा, ये आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रहा था। एक सेकेंड, अरे यार, अरे एक मिनट, ठीक है बेटा। तो ये जो आपका प्रोसेस हुआ था, NADH जो बना, ये NADH कहाँ बना आपका? साइटोसोल में बना था, लेकिन साइटोसोल से ये एंटर हुआ आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि सिट्रिक एसिड के अंदर जो आपके क्रैब साइकिल के अंदर जो NADH बन रहे हैं, FADH बन रहे हैं, वो ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रहे हैं। इज इट क्लियर बच्चों? आराधना, आशीष, रितिका, जनक, शिल्पा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. है ना? अब बेटा इस वाले का खेल है, इसकी वजह से आपके 36 या 38 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं इस NADH की वजह से, जो ग्लाइकोलिसिस में बना था, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म से एंटर कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। भाई जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा तो यहाँ है चेक पोस्ट, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में क्या है? आउटर साइड में चेक पोस्ट है। अब यहाँ से इसको बॉर्डर क्रॉस करनी है, साइटोसोल से बॉर्डर क्रॉस करके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आना है। बॉर्डर पे चल रही है शटल, गाड़ियां चल रही है, ठीक है? सब ऐसे ऐसे समझो कि बॉर्डर पे चल रही है गाड़ी, दो गाड़ियां खड़ी हैं। एक गाड़ी है जो, वो गाड़ी आपको फ्री में लेके जा रही है, और एक गाड़ी है जो आपसे पैसे ले रही है, ठीक है? जो आपसे ले रही है पैसे, ओके। अब जब ये NADH माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे पहुंचा, तो यहाँ पे शटल है, शटल का मतलब वही गाड़ियां हैं, तो ठीक है। सपोज अब वहां पे कौन सी, एट द टाइम जब ये NADH यहाँ पहुंचेगा मेम्ब्रेन पे, एट एट दैट टाइम कौन सी शटल खड़ी है, कौन सी शटल वहां पर प्रेजेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर फ्री वाली शटल है जो कोई चार्ज नहीं कर रही, तो भाई वो NADH से कोई चार्ज नहीं लेगी, यानी कोई ATP नहीं लेगी इससे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसको अंदर ले जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, और आपके 38 ATP मॉलिक्यूल बनवा देगी। लेकिन आपका अगर NADH जो बन रहा है यहाँ पे बच्चों, ये NADH यहाँ जब मेम्ब्रेन पे पहुंचा, और यहाँ पे जो शटल खड़ी है वो खड़ी है चार्ज लेने वाली, कि भाई मुझे पैसे देगा तो मैं तुझे अंदर लेके जाऊंगा, ठीक है? तो वो इस NADH से बोल रहा है शटल वाला, भाई तू मुझे दे दे 2 ATP। अगर तू मुझे, तेरे पे ऑलरेडी, क्योंकि ये आप जानते हो सिंगल NADH है तो 3 ATP बनाता है यहाँ पर आपके, ओके। तो ये बोल रहा है इससे, भाई तेरे पास तो ऑलरेडी 3 ATP है, 2 ATP मुझे दे दे तो मैं तुझे अंदर ले जाऊंगा। तो फिर वो शटल को 2 ATP दे देता है NADH, और उसके बाद जब अंदर जाता है तो फिर आपके 36 ATP बनते हैं। अब बात समझ में आई? आराधना, आशीष, रितिका, जनक, प्रभजोत, शिल्पा, अंकिता, सभी को? Yes, sir. Yes, sir. दैट्स वाई ये 36 और 38 का कंसेप्ट है। नॉर्मली आप देखते हो 38 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं, लेकिन 36 भी बनते थे, दैट इज डिपेंड ऑन शटल। ये शटल का नाम हम आगे पढ़ेंगे। तो ये डायग्राम मैंने आपको अब पूरा क्लियर कर दिया है, इसी डायग्राम को अब हमें 1 बाय 1 समझना है, ओके। यहाँ पे ये जो ATP बने, ये वो ATP जो आप डायरेक्टली यूज करोगे, दैट विल बी यूज डायरेक्टली। अब आ जाओ यहाँ पे इस डायग्राम, यहाँ से कहानी समझ में आना, अच्छे से ध्यान से समझना। ग्लाइकोलिसिस की शुरुआत कर दी अब हमने। भाई आपका सबसे पहले बना ग्लूकोज। ये ग्लूकोज बनना कैसे? आपके प्लांट से हम पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर है, तो हम प्लांट से ही बात कर रहे हैं। आपके प्लांट के अंदर जब फोटोसिंथेसिस होती है बेटा, तो फोटोसिंथेसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है सुक्रोज, दैट इज अ एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपका ये सुक्रोज जो होता था,
ये फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम। इन्वर्टेज बोलो या शुक्रेज बोलो, कुछ भी बोलो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये शुक्रोज आपका क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया, और ब्रेक डाउन होकर इसने क्या बनाया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आप ग्लूकोज लो और फ्रक्टोज लो, दोनों को साथ में मिला दो, क्योंकि दोनों ही शुगर हैं, दोनों ही स्वीट हैं, दोनों को मिला दोगे तो एक सबसे तगड़ी, सबसे आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट स्वीट बनेगी, जिसे आप कहते हो शुक्रोज। ये स्वीटेस्ट शुगर है, सबसे ज्यादा मीठी शुगर कोई है तो आपकी शुक्रोज है। ठीक है, दिस इज आवर स्वीटेस्ट शुगर या स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है, कोई बता सकता है मुझे? कभी टेस्ट की है ये शुक्रोज आपने? सभी ने टेस्ट किया, मैं ये भी बोल दे रहा हूँ, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। सभी ने टेस्ट की होगी। गन्ने का जूस पिया है, शुगर केन खाया है? हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. बस कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी ने सुक्रोज को टेस्ट किया हुआ है। क्या गन्ने का जूस जब हम पीते हैं तो उसमें कोई अलग से एडिशनल शुगर डालता है क्या दुकान वाला? कुछ नहीं डालता, गन्ने को अच्छे से निचोड़ दिया बस, और वही हमें दे दिया, और कितना मीठा होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस सुक्रोज। अब बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर कि सुक्रोज आपको कहाँ देखने को मिलती है? सबसे ज्यादा गन्ने में मिलती है, शुगर केन के अंदर आपको देखने को मिलती है। ओके, आप जो चीनी खाते हो उसमें भी सुक्रोज है, दैट ऑल्सो कंटेन सुक्रोज, वो भी उसमें ही है। तो आपने, आपके प्लांट में क्या बना, सुक्रोज। उस सुक्रोज का ब्रेकडाउन हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम, क्या बनाया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना। अब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपके यूज होंगे ग्लाइकोलिसिस में। ये चीज तो ऊपर वाली आप जानती हो, प्लांट्स के अंदर आपका स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होगा और एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में। आपको यहाँ पे बात करनी है ग्लूकोज और फ्रक्टोज की कि भाई इसका क्या होगा। तो नाउ ये जो ग्लूकोज था, अब आपको समझ में आ गया मिला कहाँ से, ये ग्लूकोज मिला सुक्रोज से, उसके ब्रेकडाउन से प्लांट के अंदर। ये जो ग्लूकोज था बच्चों, ये ग्लूकोज आपका कन्वर्ट होगा, सबसे पहले बनाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इट विल फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम हेक्सोकाइनेज। अब मेरी बात को ध्यान से समझते हुए चलना, कैलकुलेशन है यहाँ पे बस। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछ रहा कि कौन से किसके बाद क्या बनेगा, आपसे पूछेगा सीधे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन दिमाग में रखो। यहाँ पे बेटा आपका ग्लूकोज था 6 कार्बन का, एंड देन यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना आपका, ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वो भी कितना, 6 कार्बन का। ओके, यहाँ पे चेंज क्या आ रहा है, यहाँ आप देख रहे हो 6 पोजीशन पे आपका फॉस्फेट आके ऐड हो रहा है। आराधना, शिल्पा, रितिका, बच्चों सिंसियरली समझ रहे हो ना? Yes, sir. ठीक है, ओके, ध्यान से समझो उसको, है ना, इस चीज को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बेटा आपका ग्लूकोज था सिर्फ, यहाँ सिर्फ ग्लूकोज था, लेकिन इस ग्लूकोज की 6 पोजीशन पे ऐड हो गया फॉस्फेट। ये फॉस्फेट कहाँ से आया, ये फॉस्फेट आया एटीपी से। ये जो एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट था, इसमें कितने फॉस्फेट थे, 3 फॉस्फेट थे। तो यहाँ पे एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ और क्या बना आपका, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बना, एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बन गया, और आपका एक फॉस्फेट यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो गया। ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपका अलग हुआ है, दैट इज आपका पीआई। पीआई का मतलब क्या हो गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपका ग्लूकोज की 6 पोजीशन पे ऐड हो गया। अब बात समझ में आ गई कि ये 6 पोजीशन पे फॉस्फेट कहां से आया? Yes, sir. ठीक है, ओके, बाकी बच्चों को, आशीष बेटा कोई डाउट, प्रभजोत, रितिका, कोई डाउट तो नहीं ना बच्चों? नो सर। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी 6 कार्बन थे, ये भी 6 कार्बन थे, तो कार्बन नंबर में कोई चेंजेस नहीं है, कार्बन उतना ही है अभी। ठीक है, बस यहाँ पे 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया विद द हेल्प, बिकॉज ऑफ दिस एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ। और कौन सा एंजाइम यूज हुआ, हेक्सोकाइनेज। अब आ जाते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बन रहा है आपका, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल है यहाँ पे। ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना। यहाँ पे आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज की सिर्फ स्ट्रक्चर में फर्क आता है,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं होता। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने पढ़ा C6H12O6 वही फ्रक्टोज का है C6H12O6। तो सिर्फ इनकी आइसोमेरिज्म चेंज हो गई है, आइसोमेरिज्म चेंज हो रही है बस, और कोई फर्क नहीं हुआ। एंजाइम क्या था यहाँ पे? आइसोमेरेज। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आइसोमेरेज जो होती थी वो यहाँ पे आपके चेंज हुई, ग्लूकोज से आपका फ्रक्टोज बन गया। 6th पोजीशन पे फॉस्फेट एज सच इट ऐड रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। कार्बन भी आपके सेम, दैट इज। यहाँ पे आपका क्या था? ग्लूकोज के अंदर एज यू नो आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है 1 2 3 4 5 6 CHO। ठीक है, दैट इज, ये आपका ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज का फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड आपको देखने को मिलता है। दिस इज ग्लूकोज। ग्लूकोज के फर्स्ट पोजीशन पे आपको एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलेगा। और फ्रक्टोज में क्या होगा? सेम यही होगा फ्रक्टोज में भी, बस फर्स्ट में क्या होगा आपका, जैसे यहाँ पे CH2OH। ठीक है, और ये सेकंड पोजीशन दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6 CH2OH। तो सेकंड पोजीशन पे आपको यहाँ पे कीटोन ग्रुप देखने को मिलता है फ्रक्टोज में। बाकी सब कुछ सेम है, कोई फर्क नहीं है। तो आपका ग्रुप का फर्क हो गया। फ्रक्टोज में क्या आ गया? फ्रक्टोज आ रहा है, कीटो मिलते हुए देखोगे तो दैट इज आपका फ्रक्टोज में क्या आ जाएगा? सेकंड पोजीशन पे कीटो ग्रुप आ जाएगा, ये कीटोन यहाँ ऐड हो गया। और आपके ग्लूकोज में क्या होगा? फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। डन बच्चों? Yes, sir. ठीक है, इसलिए Yes, मैंने sir. इसलिए बेटा मैंने यहाँ क्या दिखाया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में यहाँ एल्डिहाइड समझा दिया कि यहाँ एल्डिहाइड